नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन को पहचानते हैं। इसकी हुकूमत के कुछ पहलुओं को देखते हैं जो कि आगे चलकर एक बेस बनेंगे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का, अकबर के टाइम पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो 1540 टू 1545 इसने इस टाइम पर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी थी इन 5 सालों के अंदर। ठीक है, हालांकि इसका रूल जो था शेरशाह सूरी का, हिज रूल लास्टेड फॉर ओनली 5 years, लेकिन ही ऑर्गेनाइज अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन, ना कि सिर्फ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बट ब्रिटिशर्स के लिए भी। देख रहे हो, एम्पायर जो है इट वॉज डिवाइडेड इंटू 47 सरकार। अब 47 सरकार का मतलब क्या है? 47 एरियाज कह लो, प्रोविंसेस कह लो। ठीक है, जब चीफ शिकदार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला एंड चीफ मुंसिफ जज, ये 2 ऑफिसर से हु वर इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन ईच सरकार। हर एक सरकार में, हर एक टेरिटोरियल प्रोविंस में 2 प्रोमिनेंट बंदे कौन कौन से होंगे? एक चीफ शिकदार और दूसरा चीफ मुंसिफ। हर एक सरकार जो थी, जो एरिया जो था, इट वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल परगना। शिकदार मिलिट्री ऑफिसर, चीफ शिकदार याद रखना वो लॉ एंड ऑर्डर वाला है। आमिल लैंड रेवेन्यू, फोतेदार ट्रेजरर, करकुन अकाउंटेंट, देवर इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच परगना। मौजा यानी कि गांव, इट वॉज द लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, 2 डिविजन है, पहले टॉप पर सरकार है, उसके नीचे है जो प्रोविंसेस है छोटी वाली, वो परगना है या डिस्ट्रिक्ट्स कह लो आप उनको। ठीक है, तो देयर वर ऑल्सो मैनी, और इनको संभालने वाले भी 2 अलग अलग लोग, जैसे चीफ शिकदार और चीफ मुंसिफ आपने देखा, वो किसको संभाल रहे हैं? सरकार को। जबकि परगना को संभालने के लिए शिकदार है, आमिल है, फोतेदार है और करकून है। ठीक है, और सबसे नीचे गांव मौजा। उसके बाद देयर वर ऑल्सो मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड एज इक्तास। गवर्नमेंट यहां पर काफी ज्यादा सेंट्रलाइज थी एंड इट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स। हाईली सेंट्रलाइज का मतलब क्या है? सारी पावर किसके हाथ में थी? कौन निगरानी रखेगा? फ्रॉम टॉप लेवल टू लोएस्ट लेवल, डिसेंट्रलाइज लेवल तक, विलेज लेवल तक, किंग यानी कि सुल्तान। जो राजा था, जो सुल्तान था, यानी कि शेरशाह सूरी, ही वॉज असिस्टेड बाय 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। एक दीवान विजारत, ऑल्सो कॉल्ड एज वजीर, हु वॉज गिवन द पोर्टफोलियो ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। दीवान अरीज, पर्सन इन चार्ज ऑफ आर्मी। दीवान रसालत, फॉरेन मिनिस्टर। एंड दीवान इंशा, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन। जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, ये भी शेरशाह सूरी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करा था। और रेवेन्यू ऑफिसर जो थे उनको बोला जाता था आमिल, जबकि कनुंगो जो थे, दे वर द ऑफिशियल्स इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। मतलब कौन सी टेरिटरी से कितना पैसा आ रहा है, कितना हमें कलेक्ट करना है, ये जमीन कितना पैसा दे देगी, इस एरिया से एक महीने के अंदर कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स या फिर दूसरे कुछ चार्जेस वगैरह लगाकर, उसको जो मेंटेन करेगा उस अकाउंट को, वो होगा कनुंगो। और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे प्रॉपर जाकर जो कलेक्ट करेंगे, वो होंगे आमिर। शेर शाह ने पहली बार यहां पर हिंदुस्तान की धरती पर, शेर शाह फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस अ स्केड्यूल ऑफ क्रॉप रेट्स। इसको बोला गया रे। मतलब इसने एक लिस्ट बनाई, जैसे राशन की एक लिस्ट होती है ना, जैसे कि राइस जो है पर केजी वो इतने का है ना, वीट जो है वो इतने का, जो मेज है वो इतने का, बाजरा जो है वो इतने का। इसने प्रॉपर एक लिस्ट बनाई। इसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंप्रूव भी करा बाय अडॉप्टिंग जब्त ए हर साल, यानी कि लैंड असेसमेंट एवरी ईयर, जब्ती है हर साल। एंड क्लासिफाइड ऑल कल्टिवेबल लैंड्स इनटू 3 कैटेगरीज: गुड लैंड, मिडल क्वालिटी लैंड एंड बैड लैंड। आमिल्स जो थे, ये
रेवेन्यू ऑफिसर्स आमिल, ये देखते थे, दे यूज्ड टू ओवरसी द मेजरमेंट ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेट शेयर। मतलब एक जमीन में कितनी, एक जमीन में एक खेत में कितनी खेतीबाड़ी होती है, और पर्सन के पास, पीजेंट के पास, कल्टीवेटर के पास कितना रेवेन्यू पहुंच जाता है, और हमारा शेयर कितना होगा, स्टेट का शेयर कितना होगा। इस स्टेट का जो शेयर था कितना रखा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, इट वॉज 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस। जितना भी उग रहा है, जो भी खेतीबाड़ी हो रही है, उसका 1/3 हिस्सा जाएगा सुर एम्पायर को। या तो आप कैश में पे कर दो, या अपना अनाज दे दो। लैंड वॉज मेजर्ड यूजिंग सिकंदरी गज। 32 पॉइंट की होती थी ये, जैसे हम लोग कहते हैं ना, इतने इतने गज की जमीन है, 150 गज का मकान है आपका, 200 गज का मकान है, तो इसके लिए यूज करा गया था मेजरमेंट सिस्टम सिकंदरी गज। 32 पॉइंट का होता था ये। एक गज मतलब कितने पॉइंट का, 32 पॉइंट का, एक गज की जमीन। तो शेरशाह इंट्रोड्यूस 2 डॉक्यूमेंट्स, पट्टा, अमाउंट ईच पीजेंट हैड टू पे, एंड काबूलियत, डीड ऑफ एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस। शेरशाह सूरी ने नए कॉपर कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस करे यहां पर, जिसको बोला गया दाम, एंड देवर इन सर्कुलेशन टिल 1835 सी। क्यों? क्योंकि इस कॉपर कॉइन को बाद में किसने अडॉप्ट करा होगा? अगर ये 1835 तक घूम रहे तो अकबर ने, और अकबर से इंस्पिरेशन लेते हुए आगे के मुगल एम्परर्स ने। तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस सिल्वर रुपया, एंड 1 रुपया इज इक्वल टू 64 दाम। मतलब एक जो सिल्वर रुपया होगा, सिल्वर को बोला गया, रुपया बोला गया एक सिल्वर सिक्के को, तो वो कितने कॉपर कॉइन मिलकर एक सिल्वर के वो बनेगा? सिल्वर को क्या बोला, सॉरी कॉपर को क्या बोला जा रहा है? दाम। सिल्वर को बोला जा रहा है रुपया। तो हाउ मेनी दाम्स विल बी इक्वल टू 1 सिल्वर कॉइन? 64। एंड गोल्ड कॉइन को बोला गया अशरफी या फिर मोहर। It is important to note that while the term rupiah had previously been used as a generic term for any silver coin, but during the rule of Sher Shah Suri, the term rupiah came to be used as a name for silver coin of a standard weight, जिसका weight था 178 grains, which was the precursor of the modern rupee. Similarly, gold coin weighted 169 grains. ये आपको याद रखना है, ठीक है? बस इसी के कंटेक्स्ट में याद रखना है, पुराने वाले को नहीं, सर्विस को। शेरशाह सूरी जो है, ही ऑल्सो इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बाय बिल्डिंग रोड्स, जो कि इसके लिए इसके एम्पायर तक जाने का, निगरानी रखने का, अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करने का एक रास्ता था। इसलिए इसको बोला जा रहा है दे आर कंसिडर्ड एज आर्टरीज ऑफ द एम्पायर। बिना इन सड़कों के और बिना उन कम्युनिकेट मतलब काइंड ऑफ कनेक्शन के, सड़क से कनेक्शन होते होते एक एरिया से दूसरा एरिया कनेक्ट, दूसरे एरिया से 4 एरियाज और कनेक्ट, 4 एरिया से 16 एरियाज और कनेक्ट, ये इसकी जान थी इसके एम्पायर की। तो ही रेड 4 इंपॉर्टेंट हाईवेज। देवर सोनारगांव तो सिंध, ही रिस्टोर्ड द ओल्ड इंपीरियल रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जिसकी नींव एक तरीके से जो मतलब जो रास्ता था वो अशोक ने बिछाया था, इसलिए इसको बोला जा रहा है ही रिस्टोर्ड द ओल्ड इंपीरियल रोड, जो कि प्राचीन भारत से चली आ रही थी मौर्यन एम्पायर के टाइम से। ग्रैंड ट्रंक रोड हमने पढ़ा भी था इसको, आपको याद होगा मौर्यन एम्पायर में। एंड ही ऑल्सो रिस्टोर्ड द उत्तर पथ विच कनेक्टेड तम्रलिप्ति बंगाल टू पुरुषपुर पेशावर। दूसरा हाईवे आगरा टू बरहमपुर, तीसरा हाईवे जोधपुर टू चित्तौड़, चौथा लाहौर टू मुल्तान। इसलिए बड़े सारे रेस्ट हाउसेस, सराइज भी बिल्ड करवाए थे। यहां पर देखो, रेस्ट हाउसेस एट द डिस्टेंस ऑफ एवरी 2 कोस, और कोस कितना? हाईवे पर 8 किलोमीटर का रास्ता, ट्रैवलर्स की कन्वीनियंस के लिए। दीज सराइज वर फोर्टिफाइड लॉगिंग और इंस वेयर द ट्रैवलर्स कुड पास द नाइट एंड ऑल्सो कीप द गुड्स इन सेफ कस्टडी। आपको लॉकर वगैरह सब कुछ मिलेगा। हर एक सराई में बड़े सारे वॉचमैन होंगे अंडर द कंट्रोल ऑफ अ शाहना कस्टोडियन। जैसे आप जाते हो किसी होटल में या कहीं पर भी, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर मतलब आपको लिखना पड़ता है अपना नाम वगैरह, आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है जैसे, तो ये सब कुछ वहां पर ये देखेगा।
कि ट्रैवलर कितनी रातें रुका, उसका सामान कितना कितना है, कहाँ रखा गया है, कौन से कमरे के अंदर उसका, कौन से लॉकर के रूम के अंदर उसका सामान रखा गया है, ये सब कुछ यहाँ पर इसने पूरा सिस्टम बना रखा था ऐसा। तो वन ऑफ द फोरमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह वॉज हिज रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अक्रॉस द एम्पायर। पुलिस सिस्टम जो था, ये जो पुलिस थी, इट वॉज एफिशिएंटली रीऑर्गेनाइज्ड एंड क्राइम वॉज लेस ड्यूरिंग हिज रिजीम। बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से डील करता था चोर उचक्कों के साथ और डकैतों के साथ, और उन जमींदारों के साथ जो कि मना कर देते थे कि हम रेंट रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, या फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को वो डिसोबे करते थे। बड़ी सारी जो सराइज थे, ये जो रेस्ट हाउसेज जो थे, दे डेवलप्ड इनटू मार्केट टाउन्स, कस्बास या कस्बा जिसको कहते हैं, टू विच पीजेंट्स फ्लॉक टू सेल देयर प्रोड्यूस, एंड दीज सराइज वर आल्सो यूज्ड एज स्टेजेस फॉर द न्यूज सर्विस या डाक चौकी। मतलब आगे चल के सराई जो थी, आपको पता चले मार्केट हाउस में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ट्रैवलर्स यहां पर आ रहे हैं, वो अपना, उनको लगा कि यार सामान क्यों ना हम यहीं से बेच लें, इसके पास ही गांव है। फिर किसान लोग भी यहां पर अपना एक मंडी बनाकर सेटअप अपना पूरा बनाने लगे। अभी धीरे धीरे चलते चलते टाउन्स बन गए, क्योंकि ये सराइज किसके लिए है? ट्रैवलर्स के लिए तो है। ट्रैवलर्स यहां पर क्यों आ रहे हैं? कुछ ना कुछ सामान ही लेकर आ रहे होंगे यहां पर। है पॉसिबिलिटी कि नहीं? पॉसिबिलिटी क्या, ऐसे ही होता था कि नहीं होता था? तो इन्हीं सराइज के आसपास ना उन्होंने टाउन बना लिया, पूरे का पूरा मार्केट टाउन बना लिया। फिर जब बगल में खेती बाड़ी वाले इलाके हैं, तो किसानों को जब ये लगा कि यार हम भी यहां पर अपनी गल्ला मंडी बना सकते हैं, हम बेच दिया करेंगे अपने अनाज वगैरह को। एंड बाद में दीज सराइज ऑल्सो वर ऑल्सो यूज एज स्टेजेस फॉर द न्यूज सर्विस या फिर डाक चौकी। कोई पोस्ट आ रहा है, कोई खबर है, कोई अखबार है, कुछ है, ऐसी चीजें उनके लिए भी सब होने लगा है। लैंडमार्क कैसे मतलब? अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है कि पता लगाते हो कि इतने इतने एरिया तक पहुंच जाओ, यहाँ पर तुम्हारा डाक ये जो डाक पड़ा हुआ है या फिर कोई सामान पड़ा हुआ है यहाँ से ले जाना। शेरशाह ऑल्सो इंट्रोड्यूस अदर रिफॉर्म्स टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसके पूरे एम्पायर में गुड्स पेड कस्टम ड्यूटी ओनली एट 2 places: गुड्स प्रोड्यूस इन बंगाल or imported from outside paid custom duty at the border of Bengal and Bihar at Sikri, and goods coming from West and Central Asia paid custom duty at the Indus। यानी कि वेस्ट साइड पे कहां पर? इंडस नदी के किनारे नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में, और ईस्टर्न साइड पे कहां पर? सिकरी में, बंगाल और बिहार के पास। एक बात और, नो वन एट दैट टाइम वॉज अलाउड टू लिवाई कस्टम्स एट रोड्स, फेरीज, टाउन्स और एनीवेयर एल्स। मतलब पूरे का पूरा जो टैक्स लगेगा, कस्टम ड्यूटी जो पे करनी पड़ेगी, वो तो यहीं पे करनी पड़ेगी, दो ही जगह पर, इंडस और सिक्रिकली। ड्यूटी वॉज पेड अ सेकेंड टाइम एट द टाइम ऑफ सेल। यानी कि देख रहे हो मयूर, टेकर एंड मेकर चार्जेस। एक बार सामान मंगवाने की कॉस्ट, सॉरी कस्टम ड्यूटी, टैक्स, और एक बार उसको बेचने के टाइम पर। ठीक है, मतलब जब बाय करोगे तब, मंगवा रहे हो तब, और जब उसको बेच रहे हो तो प्रॉफिट आ रहा है तब भी देना पड़ेगा थोड़ा सा। ही डायरेक्टेड हिज आमिर टू कंपेल द पीपल टू ट्रीट मर्चेंट्स एंड ट्रेवलर्स वेल इन एवरी वे, कि उनके साथ लूटपाट मत करना और किसी को भी हाँ मत करना गलती से भी, क्योंकि देख रहे हो कि चोर उचक्कों के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से डील कर रहा है। देखो राइटर ने भी यहाँ पर बोल्ड तरीके से इसको लिख रखा है, काट डालेगा ये किसी को भी, अगर बाहर से आए हुए किसी पर्सन को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो। अगर मर्चेंट अगर मर जाता है, दे वर नॉट सपोज टू सीज हिज गुड्स इफ दे वर अनओन्ड। आपके नहीं है तो आप उसका गुड नहीं ले सकते। आपने देखा अरे ये तो मर गया, इसके झूले में तो देखो सोने की अशर्फियां पड़ी हुई हैं, मोहरें पड़ी हुई हैं, इसको उठा लेते हैं। पता लग गया अगर वो आमिर को, आपकी खैर नहीं। इनफैक्ट ही मेड द लोकल विलेज हेड, मुकद्दम एंड जमींदार रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस एट द मर्चेंट सपोर्ट ऑफ द रोड। मतलब उनके ऊपर जिम्मेदारी ठोक दी कि अगर कल को हमें पता लगा कि उसका कोई भी अनहोनी हुई थी, बेटा मैं तुम्हें पकड़ूंगा। और यहां पर जो विलेज है ना, यहां पर मौजा, आपको यहां पर जैसे देखो, अब जो पूछ रहे थे ना श्रेया, सरकार जो सरकार है उसका हेड कौन? चीफ सिकदार और चीफ मुंसिफ, वो कंट्रोल करेंगे, है ना। उसके बाद परगना जो है वहां पर शिकदार, आमिर, फोतदार और करकून। मौजा जो गांव है वहां पर कौन है हेड? इसका हेडमैन, मुकद्दम।
ठीक है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट ऑल्सो एफिशिएंटली रीऑर्गेनाइज एंड शेरशाह रिवाइव अलाउद्दीन खिलजीज चेहरा एंड दाग सिस्टम, यानी कि ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस, याद है। एंड स्पाई बनकर जाना और ये पता लगाना कि गल्ला मंडी में, अनाज मंडी में या कहीं पर भी जो उसने रेट डिसाइड कर रखे हैं वो यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। He personally supervised recruitment of soldiers and paid them directly. He divided the army into Sawar, serving as linchpin of entire organization, elephants and frontmen. He maintained his personal royal force known as Khasa Kail, personal bodyguards. He placed considerable emphasis on justice and considered justice to be the most excellent of the religious rights. कहता था धर्म में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज है सुप्रीम तो वो न्याय है। मतलब जस्टिस को देख रहे हो, रिलीजन के साथ जोड़ रहा है कि अगर आप न्याय नहीं कर सकते हो ना तो ये नौटंकी भी मत करो, फिर ये पूजा पाठ करने की, नमाज करने की। ही डिड नॉट स्पेयर ऑपरेसर्स वेदर दे वर हाई नोबल्स, मैन ऑफ हिज ओन ट्राइब, या फिर उसके खुद के रिश्तेदार क्यों ना हो। कोई भी किसी का शोषण करेगा, किसी को माफ नहीं करेगा। काजी जो थे देवर अपॉइंटेड डिफरेंट प्लेसेस फॉर जस्टिस एंड विलेज पंचायत एंड जमींदार्स डेल्ट विद सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट द लोकल लेवल। इसका खुद का जो बेटा था इस्लाम शाह, ही टुक अ बिग स्टेप टुवर्ड्स डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस एज ही कोडिफाइड द लॉज। और क्या ये लोग टॉलरेंट लीडर्स थे कि नहीं थे, या फिर सबको शरिया लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करेंगे? टॉलरेंट थे। तो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज क्यों करा गया? हिंदूज को कैसे ट्रीट करा जाएगा, उनको न्याय कैसे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, एंड मुस्लिम्स को अकॉर्डिंग टू इस्लाम लॉ, इस्लामिक लॉ। या कोई भी जैसे और अलग अलग जैसे ट्राइबल एरियाज है तो उनको उसके अकॉर्डिंग, इसलिए लॉज को कोडिफाई करा गया। लॉज को कोडिफाई ही तब करा जाता है जब आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना हो, है ना। और वो चीज बार बार बदली भी नहीं जाएगी। मतलब अगर चलो मान लो कि आप हटा दो इस बात को कि हिंदूज को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, मुसलमानों को इस्लाम लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी जो लॉ बन गए जिनका कोडिफिकेशन हो गया है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग आपको न्याय मिलेगा या सामने वाले पर्सन को सजा मिलेगी, है ना। ओके, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।